अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स पीके, जिसमें आज अपनी उस पाकिस्तान की जो आईनी तारीख़ है अपनी उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे इस वीडियो में 1962 के आइन की। पाकिस्तान के अंदर जो हमने बात की पिछली वीडियो में 1956 के आइन की, पाकिस्तान 1947 में मार्ज़ वजूद में आ गया। 9 साल की तवील जिद्दोजहद उतार चढ़ाव के बाद, तकरीबन 7 प्राइम मिनिस्टर बदलने के बाद हमने एक अपना आइन वज़ा किया था 23 मार्च 1956 को। बदकिस्मती से वो आइन जो है पूरे 2 साल जो है वो चला। 2 साल और कुछ माह ये आइन जो है वो लागू रहा, लेकिन बहुत सी मुश्किलात पेश आईं और वो आइन, चूँकि मैं आपको पहले पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि कंसेंसस ओरिएंटेड डॉक्यूमेंट नहीं था, इसलिए वो कह लें कि उसकी कोई रूट कॉजेज़ इतनी नहीं थी स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से वो आइन जो है वो सस्टेन नहीं कर सका। और हमने कुछ गलत ट्रेंड्स जो सेट हुए थे 50 की दहाई के अंदर, एक तो आर्मी जो कमांडर है उसको 3 साल बाद एक्सटेंशन देना, 1954 में अयूब खान को एक्सटेंशन मिली। उसके बाद आर्मी का जो सिविलियन गवर्नमेंट में जो रोल है, अयूब खान को डिफेंस और इंटीरियर मिनिस्टर यानी होम मिनिस्टर भी बना दिया गया 58 तक। ये डायरेक्ट इंटरवीन करना शुरू कर दिया था आर्मी ने इस दौर से ही। तो अब जो है उसका खमियाजा 8 अक्टूबर 1958 में हमने भुगता, जब मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा की मनफी सियासत ने अयूब खान को जो है वो आर्मी जो है वो टेक ओवर करने पर मजबूर किया, और अयूब खान ने इसको टेक ओवर किया और बाद में जो है वो सिकंदर मिर्ज़ा को भी जिला वतन करके पूरी तरह इक़्तिदार में 27 अक्टूबर 1958 को पूरी तरह इक़्तिदार में कब्ज़ा कर लिया। और एब्डो और प्रोडा, एब्डो मींस इलेक्टेड बॉडी डिसक्वालिफिकेशन ऑर्डर, और प्रोडा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्डर डिसक्वालिफिकेशन एक्ट, ये दो जो हैं इन 2 हथियारों के साथ उन्होंने जो सियासतदान थे उनको उनके पॉलिटिकल डेजिग्नेशन से रिमूव किया, उनको बैन किया, और बहुत से सियासतदानों को उन्होंने एग्ज़ाइल किया, ताकि वो मुकम्मल तौर के ऊपर इस निज़ाम पे पाकिस्तान की सियासत के ऊपर कब्ज़ा कर अपने इक़्तिदार को तूल दें और अपनी मर्ज़ी के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स करें। और ये चीज़ें हमने आगे जाके देखी। इन हथियारोरों को इस्तेमाल करके सियासतदानों के ख़िलाफ़ 1960 में 14 जनवरी 1960 में रेफरेंडम करवाया, और अपने आप को 95% वोटों के साथ 1965 तक लीगली प्रेसिडेंट जो है वो मुंतखब कर लिया। और ये वो टैक्टिक्स डिक्टेटर्स ने, आइंदा आने वाले डिक्टेटर्स ने भी आजमाए कि अपने आप को किस तरीके से उन्होंने लेजिटिमेट किया, इलेजिटिमेट से लेजिटिमेसी की तरफ कैसे आए। अगर उनकी फॉरेन पॉलिसी देखिए तो 1960 में उन्होंने इंडिया के साथ इंडस बेसिन ट्रीटी सिंतास मुआहदा किया वर्ल्ड बैंक की सालिसी की वजह से, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वाटर डिस्प्यूट को काफ़ी हद तक जो है वो रिज़ॉल्व किया गया। हर जो है वो एग्रीमेंट के मेरिट और डीमेरिट्स होते हैं, इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। 1962 के अंदर अयूब खान ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पेश किया, जो कमेटी उन्होंने 1960 में जस्टिस शहाबुद्दीन की क़यादत में बनाई थी, और उनकी सिफारिशात को बाद में ख़ुद उसमें रद्दबदल करके कह लें कि 1962 का जो आइन था इसको टेलर मेड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, कि बिल्कुल नाप तोल के एक दर्जी जब एक सूट सीता है तो उस तरह का एक आइन था, जो कि अयूब खान कह लें कि ये क्लॉक टावर, इस आइन की मिसाल जो है क्लॉक टावर जैसी है कि घंटा घर जो फैसलाबाद में ये कि हर तरफ से आपको वो क्लॉक टावर ही नज़र आता है। तो अब कुछ 1962 की इस प्रोविजंस की बात कर लेते हैं। सेकुलर माइंडसेट के थे अयूब खान, और अयूब खान ने जो है वो इस पहले जो इस साइलेंट फीचर है इसका आइन का, वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसके अंदर 250 आर्टिकल्स थे। नंबर 2, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इजीली इसके अंदर आप तरमीम नहीं कर सकते थे, इसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी दरकार होती थी कोई भी तरमीम करने के लिए। चूँकि ये मैं बता चुका हूँ पहले, ये टेलर मेड और प्रेसिडेंट की मर्ज़ी का आइन था, तो ज़ाहिरी बात है कि प्रेसिडेंट साहब की मर्ज़ी के बगैर इस आइन के अंदर तरमीम जो थी वो मुमकिन नहीं हो सकती थी। नंबर 3, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पाकिस्तान के साथ एक बार फिर पाकिस्तान की रियासत के साथ तजर्बा किया गया
जो सिस्टम हमने ब्रिटिशर्स से अडॉप्ट किया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसको पूरी तरह टेस्ट ना होने दिया गया, बल्कि निज़ाम को ही चेंज कर दिया गया। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो है वो तमाम जो अख्तियारात होते हैं वो सदर पाकिस्तान के पास चले गए, जिसमें वो तमाम अहम तकर्रियाँ और अहम जो अख्तियारात थे वो सब सदर पाकिस्तान के पास चले गए। यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अमेरिकन तर्ज के ऊपर, चूँकि वो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम से इंस्पायर नज़र आते थे अयूब खान, उन्होंने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को मुतारिफ़ करवाया ताकि इख्तियारात वो अपने पास रख सकें। फिर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये 1956 में भी जो है वो फीचर में हमने पढ़ा कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है, और फेडरेशन के अंदर हम देखते हैं कि जो आपके पास इख्तियारात होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली आपके जो प्रोविंसेस हैं या जो यूनिट्स हैं वो उसके और सेंटर्स के दरमियान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइडेड होते हैं। अमेंडमेंट के बगैर न सेंटर प्रोविंस के इख्तियारात में मुदाखलत करता है, ना ही प्रोविंसेस जो हैं वो सेंटर के इख्तियारात में मुदाखलत करते हैं। तो पाकिस्तान को फेडरेशन रखा गया। उसके बाद यूनिकैमरल जो है वो लेजिस्लेचर थी, यानी कि एक अवान रखा गया, 400 मेंबरान रखे गए, जिसके अंदर 200 ईस्ट पाकिस्तान और 200 ही वेस्ट पाकिस्तान से रखे गए। और ईस्ट पाकिस्तान का जो आबादी के तनासुब का जो उनका जो मसला था उसको अयूब खान ने भी इग्नोर कर दिया और कहा कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो इक्वालिटी बेस्ड दी जाएगी, जिसमें ईस्ट पाकिस्तानी जो थे वो नाखुश थे। उसके बाद मेन जो चेंज किया गया वो था कि लैंग्वेज जो थी वो उर्दू और बंगाली ही रखी गई। पहले मुल्क के अंदर उन्होंने जो पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया से सिर्फ जमहूरिया पाकिस्तान किया, लेकिन उलमा के एहतजाज के बाद फिर इसमें अमेंडमेंट करके इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ही कर दिया गया। ये अयूब खान का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो उन्होंने 8 जून 1962 में नाफिज किया था। अब हम अयूब खान इरा की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको शुरू से इनका जो एक बैकग्राउंड है वो देख लेते हैं कि ये 1907 में आज के KPK में पैदा हुए थे, 14 मई 1907 में। उसके बाद इन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के बाद ये UK चले गए, वहाँ से उन्होंने आला तालीम हासिल करने के बाद ये हिंदुस्तान वापस आए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया। उसके बाद ये कंट्रोवर्शियल कह लें कि 1951 में, चूँकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट करता है आर्मी चीफ़ को, कमांडर इन चीफ़ को, तो जो लिस्ट जनरल हेडक्वार्टर से आई थी वो उसमें अयूब खान का नाम नहीं था। उसमें मेजर जनरल अकबर सबसे सीनियर थे, फिर जनरल इफ्तिखार खान थे, इसी तरह 2 नाम और थे। अयूब खान का नाम उन 4 लोगों की लिस्ट में शामिल नहीं था, लेकिन जो उस वक़्त के 1951 के डिफेंस सेक्रेटरी थे मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा, उन्होंने लॉबिंग करके अयूब खान को 1951 में CNC यानी कमांडर इन चीफ़ भी बनवाया। 1951 से लेकर 1954 तक ये कमांडर इन चीफ़ रहे। इन 3 सालों के अंदर अब 1954 में इनका टेन्योर ख़त्म हो रहा था कि गुलाम मोहम्मद ने इनको डिफेंस मिनिस्टर भी बनाया, होम मिनिस्टर भी बनाया और इनके टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया और एक गलत ट्रेंड सेट कर दिया। उसके बाद 1958 तक ये इसी तरह ये काम करते रहे और 1958 में जब इन्होंने टेक ओवर कर लिया और आगे हम देख चुके हैं 1962 तक इनके जो आइन तक का जो पीरियड है, किस तरीके से रेफरेंडम करके मोनोपली करके इन्होंने 1962 में जब आइन अपना दे दी, नाफिज कर दिया, तो 1963 के अंदर इन्होंने जो फॉरेन पॉलिसी देखी जाए तो चाइना के साथ हमने एक बॉर्डर एग्रीमेंट साइन किया और चाइना के साथ बॉर्डर एग्रीमेंट साइन करने के बाद चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप काफ़ी नॉर्मल हो गए, क्योंकि अयूब खान जो थे वो इंस्पायर थे अमेरिका के साथ रिलेशनशिप के। और अयूब खान के दौर में पाकिस्तान ने, जब अयूब खान कैबिनेट में थे तो हमने अमेरिका के साथ अपनी टाइज़ को स्ट्रॉन्ग किया हुआ था और इस इरा के अंदर वर्ल्ड जो था वो डिवाइडेड था अमंग कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट ब्लॉक्स। तो पाकिस्तान ने सरमायादाराना निज़ाम को चुना और हमने कम्युनिज़म को रिजेक्ट किया, जिसकी वजह से रशिया और चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात शुरू में इतने अच्छे नहीं थे। तो खैर इसका क्या फ़ायदा हुआ क्या नुकसान हुआ ये एक अलग डिबेट है। उसके बाद हम अयूब खान की दीगर जो डेवलपमेंट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो अयूब खान का जो दौर था ये
इसमें कह लें कि हमारा जो अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कह लें आया, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ने की जो शरह थी वो 9% थी। इसने हमने वहाँ से तरक्की की। हमारा जो GDP था वो 6 कुछ था, इनके दौर में 15% रहा। उसके बाद हमारे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये लाए, इसके अंदर ये होता है कि कैपिटलिस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर के जिसमें प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया जाता है और कम से कम टैक्सेस लगाए जाते हैं। इनके दौर में जो है वो एक्सपोर्ट बोनस वाउचर स्कीम भी आई। ये उन कंपनीज़ के लिए थी जो कंपनीज़ बाहर एक्सपोर्ट करती थी, उनको इनकरेज किया गया कि वो एक्सपोर्ट करें और सरमाया जो है वो मुल्क में लाएं, और इनके ऊपर भी कम से कम टैक्सेस लगाए गए। इनके दौर के अंदर फैमिली लॉज भी आए। फैमिली लॉज के अंदर आपको डाइवोर्स के बारे में बताया गया कि एकदम से ऑल ऑफ अ सडन आप डाइवोर्स नहीं दे सकते, मुख्तलिफ पीरियड्स जो हैं वो होंगे जिसके अंदर आप लीगल नोटिस के थ्रू डिवोर्स देंगे। और जो दूसरी शादी के लिए भी जो है कवानीन मुरतब किए गए कि पहली बीवी से इजाज़त लेना लाजमी होगी। उसके बाद बात की जाए तो इनके दौर के अंदर लैंड रिफॉर्म्स भी हुई कि 500 इरीगेटेड और 1000 जो है एकड़ जो है वो अन इरीगेटेड लैंड रखने की इजाज़त दी गई। इनके दौर के अंदर छोटे बड़े डैम्स भी तमीर हुए। 2 बड़े डैम्स जो तरबेला और मंगला डैम वेस्ट पाकिस्तान, और एक डैम जो था वो ईस्ट पाकिस्तान में भी तमीर हुआ। इनके दौर के अंदर 1964 में PTV ने ब्लैक एंड वाइट ट्रांसमिशन का आगाज़ भी कर दिया, और 1965 के अंदर जो थी वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इनके दौर में एक जंग हुई, वॉर ऑफ 1965। इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये एक बड़ा मेजर इवेंट है पाकिस्तान की तारीख का। ऑल दो समराइज़ अगर मैं करूं तो ये वॉर विदाउट विनर्स आपसे कहेंगे, क्योंकि कोई भी कंट्री अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो हासिल नहीं कर सकी थी। तो इसके ऊपर एक अलग से डिबेटेबल टॉपिक है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। फिर बात करें तो 1966 के अंदर ताशकंद एग्रीमेंट हुआ। ताशकंद एग्रीमेंट के अंदर जो थी पाकिस्तान ने इंडिया की तमाम जो चीज़ें थी वो मान ली, और पाकिस्तान के अंदर फ्रस्ट्रेशन भी पाई गई। जो लीडर्स थे, ख़ास तौर पर उस वक़्त के फॉरेन मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि ज़मीन पे जीती, मैदान में जीती हुई जंग टेबल पे अयूब खान ने हार दी। और इनके दौर में जब 1960 में रेफरेंडम करवा के प्रेसिडेंट बने 1965 तक, तो 1965 में इलेक्शंस जो थे वो हुए, और इलेक्शंस जो थे वो इनके अंदर इनका मुकाबला जो था वो मोहतरमा फ़ातिमा जना से हुआ। और फ़ातिमा जना जो बहन हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जना की, इनको एक सिस्टमेटिक रिगिंग पाकिस्तान में जो अब रिगिंग की हम बात करते हैं इलेक्शंस के अंदर, और अगर पहली कोई सिस्टमेटिक रिगिंग किसी इलेक्शन में अगर आपने देखी हो तो आप 1965 के इलेक्शंस जो हैं वो किताबों में पढ़कर जो है वो एवेल्यूएट कर सकते हैं कि किस तरीके से सिस्टमेटिक रिगिंग जो है वो की गई, और फ़ातिमा जना को एक प्रोपेगेंडा करके हरवाया गया। और ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो ये किस तरीके से रन किया जा रहा था, अगर हम इसकी बात कर लें तो मुल्क को पहले 80,000 और बाद में बढ़ाकर 1,20,000 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डिवाइड कर दिया गया, जिसके अंदर बेसिक अवाम जो थे वो बेसिक डेमोक्रेट्स चुनते थे, यानी 1,20,000, और वो डेमोक्रेट्स जो थे वो प्रेसिडेंट को बाद में उनका काम होता था चुनना, और प्रेसिडेंट जो था वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता हुआ। और ये कह लें कि सारा जो सिस्टम है ये हमने बोरो किया, यानी कॉपी किया अमेरिकन्स का। लेकिन अमेरिकन की तो सिस्टम की रूट कोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत थी, और हमने खैर उसको मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जितनी भी जो मेयर्स दिए गए, ये अयूब खान ने अपने आप को सेफ़ एंड सिक्योर और लॉन्ग अपने जो रूल को लंबा और तवील करने के लिए ये सारे मेयर्स लिए हुए थे। खैर ये इलेक्टोरल कॉलेज बनता था जी डेमोक्रेट्स का बाद में, जो 1,20,000 थे, बाद में पहले 80,000 थे, और वो लोग जो थे वो प्रेसिडेंट को चुनते थे। और ये जो डेमोक्रेट्स थे ने इक्वली डिवाइड किया हुआ था ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर। और इस बेसिक डेमोक्रेट सिस्टम यानी जो BDS जिसको हम बोलते हैं, इसके 4-5 टीयर्स थे।
यूनियन काउंसिल, उसके बाद आप ऊपर तहसील काउंसिल, थाना काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, डिविजनल काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, और इन सब चीज़ों को जो मॉनिटर कर रहे थे ऊपर वो आपकी ब्यूरोक्रेसी थी। हाईली सेंट्रलाइज इस सिस्टम को जो था वो इसको कह रहे कि जकड़ा हुआ था। एक नाम नहाद अवाम को इख्तियार दिए हुए थे कि अवाम जो है वो चुनते हैं डेमोक्रेट, लेकिन तमाम जो काम थे ऊपर वो प्रेसिडेंट की मर्ज़ी से ही हो रहे थे। और ये सारा एक उन्होंने कहने के जाल बिछाया हुआ था। अगर मैं इसकी असेसमेंट करूँ तो एक जाल बिछाया हुआ था उन्होंने, कहने के इस पूरे निज़ाम को उन्होंने जकड़ा हुआ था। और अगर आप 1966 में ताशकंद एग्रीमेंट के बाद देखें तो अयूब खान के डाउनफॉल का आगाज़ हो गया। इनके जो फॉरेन मिनिस्टर जो मोस्ट इंटेलिजेंट और इनकी किचन कैबिनेट में शामिल होते थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने इनका साथ छोड़कर अपनी जमात बनाने का फ़ैसला कर लिया। और यहाँ से एक और जो था एक गलत ट्रेंड सेट हुआ कि पाकिस्तान के अंदर पर्सनैलिटी ओरिएंटेड पॉलिटिकल पार्टीज़ का आगाज़ हो गया, और इस्टेब्लिशमेंट के बगैर जो था ये सब कुछ करना भुट्टो के लिए भी मुमकिन न था। तो अब इस्टेब्लिशमेंट में से कुछ हल्के ये चाहते थे कि अयूब खान को हटाया जाए। 1967 के अंदर एक और इवेंट हुआ जो अगरतला कंस्पिरेसी के नाम से मशहूर हुआ, और वेस्ट पाकिस्तान का ये दावा था कि ईस्ट पाकिस्तान में कंस्पिरेसी हुई है, शेख मुजीबुर रहमान उसमें शामिल हैं, उनके वेस्ट पाकिस्तान पॉलिटिकल एलीट के बकौल के, जिनमें वो ये समझते थे कि अयूब खान का जहाज़ जो है वो अगवा करके उनके जहाज़ को तबाह करके। तो है इसके ऊपर भी जो है वो ओपिनियन जो है डिवाइडेड है। तो कुछ लोग दानिश्वर कहते हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा था वेस्ट पाकिस्तानी पॉलिटिकल एलीट का, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो थी ये बातें बिल्कुल ठीक थी। तो खैर ये चूँकि जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती हैं इसके ऊपर हम लोग डिबेट कर सकते हैं, इसमें अब ख़त्मी जो है वो राय नहीं कोई भी दे सकते। तो 1967 के अंदर ये मेजर इवेंट हो गया। उसके बाद इसमें अयूब खान फातिमा जना से रिगिंग करके ये प्रेसिडेंट बन चुके थे 1970 तक। तो जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी पार्टी फॉर्मुलेट कर ली, पीपल्स पार्टी, तो शेख मुजीबुर रहमान के साथ मिलके शेख मुजीबुर रहमान ने 1966 में अपने 6 नकाती एजेंडे को अयूब खान के सामने भी पेश किया, और उनका एजेंडा मंजर आम पे आ चुका था। वो 6 नकाती एजेंडा, मशहूर एजेंडा, जिसमें वो अलहदा करेंसी की डिमांड करते थे, अलहदा ईस्ट पाकिस्तान के दिफा की बात करते थे, और ट्रेड में भी आज़ादी चाहते थे। कहने कि वो पाकिस्तान को फेडरेशन से कन्फेडरेशन की तरफ ले जाना चाहते थे, जो पाकिस्तानी वेस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट को काबिल कबूल ना था। और जिस 6 पॉइंट एजेंडे को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया, और पहले शेख मुजीबुर रहमान ने कहा कि ये निगोशिएबल हैं, ये जो डिमांड्स हैं मेरी ये निगोशिएबल हैं, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इस हद तक उन्हें सक्सेस मिल जाएगी। खैर ये 6 नकाती एजेंडा ये एक अलहदा डिबेट है जो सूरत हाल 1970 के इलेक्शन के बाद बनी। तो इसके बाद 1967 के बाद फिर अयूब खान के फुली कहने के डाउनफॉल का आगाज़ हो गया, जिसमें जो है वो पाकिस्तानी जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीब, इन्होंने मूवमेंट चलाई अयूब खान के ख़िलाफ़, और स्टूडेंट मूवमेंट भी चली। और 1967-68 के अंदर बहुत ज़्यादा मुल्क के अंदर जो है वो कहने के हालात ख़राब हो गए, और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 25 मार्च 1969 को अयूब खान को रिज़ाइन करने पे मजबूर कर दिया, और अयूब खान ने रिज़ाइन कर दिया। अब एक आप मजाक समझ लें पाकिस्तान के साथ कि अयूब खान ने अपने ही बनाए हुए आइन 1962 का जो आइन था उसकी खिलाफ वर्जी की, और उस खिलाफ वर्जी में उन्होंने ये किया कि आइन में लिखा हुआ था कि अयूब खान जो हैं वो अगर मिसाल के तौर पर ज़ाहिरी बात है हम इंसान है, हादसे का शिकार भी हो सकते हैं, कोई भी ऊंच नीच हो सकती है, तो उसके बाद जो पावर्स होंगी वो ट्रांसफ़र होंगी स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली को। लेकिन अयूब खान ने अपने ही बनाए हुए आइन को वायलेट किया, और पावर्स जो थी वो याहिया खान के पास चली गई। और मार्च 1969 के बाद जब याहिया खान ने टेक ओवर किया, तो अब आप सोच लें कि ना अयूब खान रहे और ना ही अयूब खान का बनाया हुआ जो उन्होंने 1962 में जो पाकिस्तान को आइन दिया था ना वो रहा।
क्योंकि वो आइन जो था वो शख्सियत परस्ती के इर्द गिर्द घूम रहा था, और जब वो शख्स ही ना रहा तो फिर वो आइन कैसे पाकिस्तान में रहता। और अब आप ये देख लें, ना कोई सियासी निज़ाम है, ना कोई रियासत के पास आइन है, और रियासत को बने हुए 1947 से 1969 तक कम से कम 22 साल हो गए। और इस आइनी कह लें इस सारे सिनेरियो में अगर कोई भी डेडलॉक होता तो कैसे रिजॉल्व होता। तो आप देखेंगे कि मुल्क को 1969 से लेकर 1971 तक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पे चलाया गया, और जब एक डेडलॉक आया तो उसका नुकसान ये हुआ कि 1971 में हम लोगों ने ईस्ट पाकिस्तान को खो दिया। ये भी एक अलहदा टॉपिक है, कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। तो ये थी नाजरीन आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल सीरीज़ भी इंशाअल्लाह ताला जारी और सारी रहेगी आपके ताबन के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को। आपका बहुत शुक्रिया।